हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम। मेरे चैनल सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी पर आप सबका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी 10th क्लास, ठीक है, उसका सेकंड चैप्टर वन और वन्य जीव संसाधन कर रहे हैं। इसमें जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके एग्ज़ाम में इन चैप्टरों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इम्पोर्टेंट लाइनों को कवर करते चले जाते हैं, ठीक है। तो वन और वन्यजीव संसाधन, वन में जितने भी आपके पेड़ पौधे आएंगे उन सब के बारे में, और उनमें उन जंगलों में उन वनों में रहने वाले जानवर और पशु पशु पक्षी, ठीक है, उनकी संख्या किस तरह से कम हो रही है और वो हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ वो जो है उनकी कोई हमने उनको ज़्यादातर उनका शोषण करते चले जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उनकी संख्या घटती चली जा रही है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक लाइन इम्पॉर्टेंट लगी, वो क्या कि हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि लेपचा जो लोक संगीत है वो कहाँ कौन से राज्य में गाया जाता है। वो गाया जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सीधी सी बात है, हमारा जो देश है वो पूरी तरह से जैव विविधताओं से भरा हुआ है। हर एक इंसान जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड है और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे आपके वायु हम सांस लेते हैं, जल 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 भी जैसे जल भी पीते हैं, ठीक है। मृदा क्या करती है, अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। और जितने भी पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो सब वो सब एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और यही क्या है, आपके वन जो है प्राथमिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वन जो है क्या है, प्राथमिक उत्पादक है, जिन पर जीव जो है सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में, कि भारत में किस प्रकार की वनस्पति हैं और प्राणी जात यानी कि उन उन जंगलों में रहने वाले जीव जंतु या पशु पक्षी, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे एक परसेंटेज दे रखा है, इस परसेंटेज को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व में जितनी जनसंख्या जितनी भी जैव विविधता है उसका 8% जो है ना, वो कहाँ पाया जाता है, भारत देश में पाई जाती है, ठीक है। फिर ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, इनको याद कर लीजिए कि भारत में लगभग कितने वन्य जीव उपजातियां हैं, वो है 81,000, और वनस्पति उपजातियां कितनी हैं आपकी, 47,000, ठीक है। फिर है आपका भारत में, ठीक है, कितनी भारत में बहुत सारे, जैसे आप जानवर देखो कि कोई भी जानवर है या चाहे कोई भी वनस्पति है, ठीक है, उसका विलुप्त होने का खतरा हो रहा है, ठीक है। तो भारत में कितनी प्रतिशत जो है वनस्पति जात खतरे में है और कितने स्तनधारी खतरे में है, तो वो है आपके 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। और वो कौन कौन सी है जिन्हें लुप्त होने का खतरा है, ये आप देख लीजिए। ये हैं जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चितकेदार उल्लू, मधुका इंगेसनिस, और आपका ये महुआ की जंगली किस्म होती है, ये हुबरडिया हैप्टा न्यूरोन एक घास की प्रजाति का नाम है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये लुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। अगर अगर हमने इसको पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया तो ये लुप्त हो जाएंगी, ठीक है। अब हम जिसमें ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, ये आप याद कर लेना कि भारत में बड़े प्राणियों में से जो स्तनधारियाँ हैं उनकी प्रजातियाँ कितनी 79, पक्षियों की 44, और जो सिर्फ सिरिसृपों की जो जातियाँ हैं वो कितनी 15, और जो जल और स्थलचर यानी कि जो जल पे भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं उनकी जातियाँ 3 जातियाँ विलुप्त होने का खतरा है। तो भारत देश में कितने स्तनधारी, कितने पक्षियों की जातियाँ और कितने जो मगरमच्छ वगैरह जो सब होते हैं सिरसरीपों और जो स्थल जल चरों की जाति कितनी लुप्त होने का खतरा है। तो ये आप जो ये आंकड़े दे रखे हैं इनको याद कर लेना, ठीक है। फिर है अब पादपों, जो पादप जातियां हैं यानी कि जीव पेड़ पौधे जो हैं उनको भी लुप्त होने का खतरा है। तो वो कितनी है आपकी 1500 जातियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना आवरण है, ये आवरण आप याद कर लीजिए जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। वन आवरण भारत देश में वन आवरण के अंतर्गत कितना हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है आपका, 80
ये आएगा 80.72, ये पूरा आप याद कर लीजिए। ठीक है, 80, 72, 76, 80, 72, 76। ठीक है, फिर है आपके पास कि इसका भौगोलिक क्षेत्र कितना है, वो है 56% इसका हिस्सा है। ठीक है, इसका आपका वन क्षेत्र का। ठीक है, अब है यहाँ पर कि इसमें सघन वन कितने हैं, खुला वन कितना है, और आपका मैंग्रोव वन कितना है। ठीक है, तो सघन वन जो है वो आपका 12% है। ठीक है, और आपका जो ये कम हो गया। ठीक है, ये पहले का डाटा है। अब तो जो है वो 4 हो चुका है। खुला वन जो है वो 4.26 हो चुका है, और मैनग्रोव वन जो है 0.14% है। ठीक है, ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की। 2019 के अनुसार जो सघन वन है वो 4% है, खुला वन जो है 4.26% है, और जो मैनग्रोव वन्स है ना वो 0.14% है। ठीक है, और 2017 के अनुसार जो सघन वनों का क्षेत्रफल है वो वर्ग कितना किलोमीटर है, कितनी वृद्धि हुई है, 3,976 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। लेकिन वन जो है, जो ये वन क्षेत्र है, यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधों की भागीदारी तथा वृक्ष रोपणों से हुई है। ठीक है, अब है एक टर्म दे रखी है। ठीक है, ये टर्म याद कर लीजिए कि IUNC, इसका मतलब है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो है ना, जो वनस्पति जात है या आपके जो प्राणी जात है, उनको अलग अलग जातियों में विभाजित कर रखा है। जो सामान्य जातियां हैं, जैसे वे जातियां जिनकी संख्या जो है जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, वो सामान्य जाति में आएंगी, नॉर्मल स्पेसिस में आएंगी। जैसे आपके जैसे पशु, शाल, चीड़ और रोडेंट्स। ठीक है, जो संकटग्रस्त जातियां हैं, जिन्हें संकट है, यानी कि वो लुप्त होने के कगार पे हो सकती हैं, यानी कि अगर उन्हें अगर जिन परिस्थितियों का वो सामना कर रहे हैं, अगर वही परिस्थितियां वैसी ही बनी रहीं, तो ये जातियां जो है इनका रहना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, से शेर पूंछ वाला एक बंदर होता है, सगाई। यह याद रखना कि 3 तरह के यहाँ पर हिरन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है सगाई, जिसे मणिपुरी हिरन कहा जाता है। ठीक है, तो काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, और सगाई यानी कि मणिपुर हिरन। ठीक है, और सुभेद्य जातियाँ कौन सी होती है, जिनकी संख्या हो रही है लगातार घटती चली जा रही है। अगर उनमें उनकी परिस्थितियाँ जो उनको प्रभावित कर रही हैं, अगर उनको नहीं बदला जाएगा, तो ये जो सुभेद्य जातियाँ हैं संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। जैसे आपकी नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। ठीक है, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन किसके अंतर्गत है, आपके सुभेद्य जातियों के अंतर्गत है। ठीक है, अब है दुर्लभ जातियाँ, जिनकी संख्या बहुत कम है, ये सुभेद्य है, और उनको प्रभावित करने वाली जो विषम परिस्थितियां हैं वो परिवर्तित ही नहीं हो रही हैं। तो हम जो है ये जो दुर्लभ जाति में संकटग्रस्त श्रेणियों में आ सकती है। जैसे आपका हिमालयन ब्राउन बियर, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल और वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, ये आपके दुर्लभ जातियां में आते हैं। ये आप याद कर लेना इसको कि कौन सी जातियों में कौन से जानवर आएंगे। ठीक है, अब है स्थानिक जाति। स्थानिक जाति किसी विशेष स्थानों से संबंध रखती हैं। ठीक है, जैसे आपका अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमान जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन स्थानिक जातियों के अंतर्गत आते हैं। फिर आप कुछ ऐसी जातियां हैं जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, जिनकी अनुपस्थिति पाई गई है, रहने के आवासों की खोज करने पर उनकी अनुपस्थिति पाई गई है। ये उपजाति स्थानिक क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही विलुप्त हो गई। जैसे आपका एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख और एशियाई चीता किसमें आएगा, विलुप्त जातियों में। स्थानिक जातियों में आपके अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन। दुर्लभ जातियों में आपका हिमालयन ब्राउन बियर, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो। सुभेद्य जातियों में नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। ठीक है,
और जो आपका संकटग्रस्त जाति है, काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, सिगाई यानी कि मणिपुर हिरण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एशियाई चीता जो है कहाँ चला गया। ठीक है, सीधी सी बात है, इसकी जो रफ्तार है वो याद करना, ये आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी जो गति है वो कितनी है, 112 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो 112 किलोमीटर दौड़ सकता है। ठीक है, और अगर उसको कैसे पहचानोगे, तो उसके जब है उसके आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान होते हैं, यानी कि आंखों के पास उसके ऐसे लगता है कि जैसे आंसू बह रहे हो। ठीक है, लेकिन हमें 1952 में, ठीक है, 1952 में इसको विलुप्त करने की घोषणा करी, यानी कि विलुप्त हो चुका है, ऐसा घोषणा यहाँ पर कर दी गई थी। कब कर दी गई थी, 1952 में। ठीक है, अब ये भारत में जो वन्य जो वनस्पति जात है या प्राणी जात है, उनको खतरा क्यों हो रहा है, क्यों नुकसान हो रहा है। तो सीधी सी बात है, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम वनों को नष्ट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, पहले हम सीधी बात है, हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, तो अंग्रेज़ों ने भी हमारे जो वन थे उनको भी नुकसान पहुंचाया। तो उनको नुकसान कैसे पहुंचाया था, वो नुकसान कैसे पहुंचाया, जैसे रेलवे लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्यिक और खनन प्रक्रिया। स्वतंत्रता के बाद भी जो वन संसाधन है उसके सिकुड़ने से कृषि का फैलाव हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्षेत्रफल दे रखा है कि एक तरह से हम जो कृषि कर रहे हैं, उसे कृषि के चक्कर में हमने वनों का क्षेत्रफल जो है वो कम कर दिया है। ठीक है, और इससे क्या होता है, कई बार जो है ना, जब हम जो स्थानांतरित कृषि करते हैं, जो स्लैश और बनाने के उसको जलाना और फिर काटना और जलाना, इससे क्या होता है कि इससे वनों की भूमि में निम्नीकरण होता है। ठीक है, वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है, किससे, स्लैश और बर्न खेती से। अब यहाँ पर देखो, हमने एक तरह से विकास के चक्कर में हमने बहुत सारे वनों को नुकसान पहुंचाया है, उनको काटा है। ठीक है, तो कई क्षेत्रों में संवर्धन, कृषि रोपण या वाणिज्यिक दृष्टि से एकल वृक्ष प्रजातियों को बड़े पैमाने पर रोपण करने से दूसरी जो पेड़ों की जाति हैं वो ख़त्म हो गई है। कहने का मतलब ये है कि हम जो है ना, एक चीज़ को देख लेते हैं, एक पेड़, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक पेड़ ले लिया, ये पेड़ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसको उगाएंगे, इसको काटेंगे और फिर उसके बाद इसको बेचेंगे तो हमें मुनाफा प्राप्त होगा। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें सिर्फ हमने उसी चीज़ को इम्पोर्टेंट दिया, उससे क्या हुआ कि जो दूसरे पेड़ों की जातियां थी वो ख़त्म हो गई। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं सागवान, हमने सागवान की पेड़ लगा दिए, उससे क्या हुआ कि दूसरे जो प्राकृतिक वन थे वो बर्बाद हो गए। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सागवान के एकल रोपण से क्या हुआ, जो प्राकृतिक वन थे वो बर्बाद हो गए। उसी तरह से हिमालय में भी हिमालय रीजन में भी हमने क्या किया, चीड़ और पाइन था, पेड़ थे, उसके रोपण से जो हिमालयन ओक और रोडो रोडेड्रॉन जो वन थे उनको नुकसान हुआ। ठीक है, तो याद रखना, दक्षिण भारत में सागवान लगाने से प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए, और हिमालय क्षेत्र में चीड़ और पाइन के पेड़ लगाने से जो हिमालय ओक थी या रोडोड्रॉन थे, उन वनों को नुकसान हुआ। ठीक है, उसी तरह से कुछ घाटी परियोजना के द्वारा भी वनों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, जैसे आपकी नर्मदा सागर परियोजना थी। ठीक है, उससे उससे भी बहुत सारे वनों का जो क्षेत्रफल था वो प्रभावित हुआ था। उसी तरह से अगर हम कोई भी खनन करते हैं, तो खनन करने से भी जो प्राकृतिक आवास है उसको नुकसान पहुंचता है, वहाँ पे जो जानवर रहते हैं, जो वन है, उनको भी नुकसान पहुंचता है। जैसे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बक्सा जो टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, पूछा जा सकता है आपका, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, यानी कि बक्सा कहाँ पर था, पश्चिम बंगाल गया, इस तरह से आप याद कर सकते हो। फिर वहाँ पर किसकी खनन होती है, डोलोमाइट। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बक्सा और डोलोमाइट एक ही जगह है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ही बक्सा टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर
डोलोमाइट जो खनन है उसके कारण जो है गंभीर खतरे पैदा हो गए हैं। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हाथी यहाँ पर रहते हैं बक्सर टाइगर रिजर्व में, या फिर जो अन्य वन प्राणी जो रहते हैं उनके आवागमन के मार्ग में बाधित हो जाते हैं। ठीक है, हम पशुचारण भी करते हैं, वनों की कटाई भी करते हैं। ठीक है, और इससे हम जो उनकी जैसे आप देखोगे कि जो औरतें होती हैं, ठीक है, वो अपने घर में जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए थोड़ी थोड़ी जो सूखी टहनियाँ तो उनको काटती हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ आप ये देखो कि जैसे पशुचारण के लिए और ईंधन के लिए लकड़ी मुख्यतः कटाई भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि कुछ अधिकारी या जो पर्यावरणवादी होते हैं वो ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी का मुख्य कारण जो है ना वो कौन है, पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई है। लेकिन ऐसे में से कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन हम जो भी औरतें या चारे या ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता पूरी करते हैं वो पेड़ों को तो नहीं काटती ना, वो सिर्फ टहनियों को काटती हैं। तो इससे और जो वन पारिस्थितिक तंत्र है देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों तथा अन्य संसाधनों के संचय कोष है, इसलिए जो तेजी से हम औद्योगिक विकास कर रहे हैं और उसकी मांग की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के अलग अलग मायने रखते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर हिमालय यौ क्या है। ठीक है, तो चीड़ की एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है आपका यव, हिमालयन यव। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाए, ये क्या है, एक औषधि पौधा है जिससे किसमें हमें उपचार मतलब किसकी दवाई बनाने में हम यूज़ किया जाता है, स्टैक्सोल नामक एक रसायन निकलता है और ये कैंसर औषधि है। हिमालय यौव जो है वो चीड़ का एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। ये एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है। और इसके जो छाल होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, जड़ होती हैं, उनसे टैक्सोल नामक एक रसायन निकलता है जो कि कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आप आ जाओ कि एक तरह से भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सीधी सी बात है, भारत में जैव विविधता कम हो रही है, तो कम कम क्यों हो रही है, क्योंकि फर्स्ट ये कारण है कि जो वन्य जीव के आवास है उनका विनाश हो रहा है। सीधी सी बात है, हम अब जो जंगल में जानवर रहते हैं हम जंगलों को ही एक तरह से काट रहे हैं, तो सीधी सी बात उनके आवास का भी नुकसान होगा। जो जंगली जानवर है उनको मारना, उनका आखेटन करना, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, विषिक्तीकरण हो रहा है, यानी कि हम जो जल है, जो भूमि है उसको दूषित कर रहे हैं। दान लेने के दवा ना लेने के जो आग लग जाती जंगलों में लगने वाली आग उससे, और संसाधनों का मुख्य जो बंटवारा है वो असमान बंटवारा है, उसका उपभोग भी हम क्या करें असमान रूप से कर रहे हैं। और साथ साथ हम ये देखते हैं कि नहीं इसने कूड़ा डाला है तो यही करेगा, इसने वन काटा है तो यही पेड़ उगाएगा। इस तरह से पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कारक है जो जैव विविधता को कम करा है वो है जनसंख्या। ठीक है, और फिर अब ये देखो कि हमारे जो एक तिहाई जलमग्न भूमि यानी कि वेटलैंड जो भूमि है वो सूख चुकी है। 70% धरातल जो जल है वो दूषित हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। और जो 40% मैंग्रोव क्षेत्र हैं वे विलुप्त हो चुके हैं। इस तरह से हमारे जो जंगली जानवरों का शिकार या व्यापार तथा वन्यजीव की दृष्टि से जो कीमती पेड़ पौधे हैं की कटाई के कारण हमें हजारों वनस्पतियाँ और वन्य जीव जातियाँ जो है वे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। अब ये एक तरह से जो वन्य है या वन्य जीव है उनका विनाश का सिर्फ जीव विज्ञान से संबंध नहीं बल्कि सांस्कृतिक विविधता से भी विनाश हुआ। सीधी सी बात है, अगर उनका विनाश हुआ तो जंगलों का विनाश हुआ, जंगल का विनाश हुआ तो उनमें रहने वाले लोग वो भी उनका भी विनाश हुआ। सीधी सी बात है, वो समुदाय उनका खाने पीना या औषधि जो संस्कृति अध्यात्म इत्यादि वन और वन्य जीवों पर निर्भर रहता है, अगर वो ही नहीं बचेंगे तो उनका भी विनाश हो जाता है। ठीक है, उस तरह से गरीबी वो सीधी सी बात है, उनकी जो गरीबी स्थिति में गरीबी निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। ठीक है, भारत में वन्य और वन्य जीव संरक्षण एक तरह से वन और वन्य जीव संरक्षण करने के लिए हमें कुछ चीज़ें हमने अपनाई। सीधी सी बात है, एक प्रावधान आया, वो प्रावधान ज़रूर याद कर लेना। वो आया था आपका
भारतीय वन्य जीव यानी कि संरक्षण अधिनियम 1972 में इसमें जितने भी वन्य जीवों के आवास के अनेक प्रावधान किए गए थे। जैसे इसमें कार्यक्रम रखे गए कि जैसे जो संकटगत जातियां हैं उनका बचाव करना, शिकार पर प्रतिबंधित करना कि शिकार नहीं किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा। वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण, जहाँ पर वन्य जीव रहते हैं उनका कानूनी रक्षण करना, जंगल जीवों के व्यापार पर रोक लगाना। ठीक है। और इसी के आधार पर केंद्र सरकार ने तथा राज्य सरकारों ने बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए थे। ठीक है। अब ये एक तरह से किन प्राणियों को रक्षण देने का प्रावधान किया गया था, तो वो थे आपके बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन। अब देखो पिछली बार हमने पढ़ा था वो लास्ट पेज पे हमने पढ़ा था मणिपुर हिरन के बारे में। ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आपके कश्मीरी हिरन यानी कि हुंगल के बारे में। ठीक है। अब 3 प्रकार के मगरमच्छ है, स्वच्छ जल, लवणीय जल और घड़ियाल। ठीक है। 3 प्रकार के मगरमच्छ, एक है स्वच्छ जल में रहने वाला मगरमच्छ, जो लवणीय यानी कि नमक वाला जो खारा पानी होता है उसमें रहने वाला मगरमच्छ, और घड़ियाल। ठीक है। एशियाई हिरन और एशियाई शेर और अन्य प्राणी इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानून रक्षण दिया गया था। संपूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगा के कानून रक्षण दिया गया था क्योंकि उनका व्यापार और शिकार हो रहा था। वो कौन थे आपके? हाथी, काला हिरन, चिंगारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ। ठीक है। बाघ परियोजना में याद रखना टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है। ये कुछ उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, उनको याद रख लेना कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। जैसे बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य यानी कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सिरिस्का राजस्थान, पशु विहार है। ठीक है। असम मानस बाघ रिजर्व कहाँ पर है आपका? असम में। पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ पे? केरल में। इस तरह से ये जो राष्ट्रीय उद्यान है या बाघ रिजर्व उनको याद करना। ठीक है। और साथ साथ ये पूछा जा सकता है कि कौन से सन में जो आपके तितलियां या पतंगे या भृंग या ड्रैगन फ्लाई थे उनको संरक्षित जातियों में शामिल किया गया था। वो कब किया गया था? 1980 या 1986 के वन्यजीव अधिनियम के दौरान। और साथ साथ 91 में जो पौधों की 9 जातियां थी पहली बार सूची में रखी गई थी। तो याद कर लेना कि जो 1980 और 1986 का जो वन्यजीव अधिनियम आया था उसके तहत क्या किया गया? जितनी भी तितलियां हैं, पतंगे हैं, भृंग है या ड्रैगन फ्लाई है उनको जो है ना संरक्षित जातियों में शामिल कर लिया गया। और पौधों की जातियों को 1991 में इस सूची में शामिल कर लिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अब एक तरह से सीधी सी बात है, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार, उनका वितरण। ये एक तरह से भारत में जितने भारत जो सरकार है उसने वन को अलग अलग वर्गों में बांटा। ठीक है। ताकि उनका जो प्रबंधन है वो ठीक प्रकार से हो सके। तो एक होते रक्षित वन, एक होते आरक्षित वन, एक रक्षित और तीसरे अवर्गित वन। जो रक्षित वन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान वन होते हैं। ठीक है। इनको आरक्षित कर दिया जाता है कि सिर्फ यहाँ पर जो है ना ये सिर्फ इस वन में सिर्फ जो वन्य जीव है वही रहेंगे। ठीक है। साथ में रक्षित वनों में हम क्या करते हैं कि हम उनको बोल देते हैं कि बेटा कोई भी जो है ना इन वनों को नहीं काटेगा, इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तीसरे में अवर्गित कृत वन में हम जो है ना जो भी बंजर भूमि होगी या वन होंगे जो सरकार, व्यक्तिगत तथा समुदाय के स्वामित्व में होंगे उन्हें हम आवर्गित वन में करेंगे। तो एक तरह से सरकार के ज़रिए सरकार के प्रबंधन में ये निम्नलिखित वर्ग किए गए। ठीक है। वन हो गए आरक्षित वन, रक्षित वन और आवर्गित वन में। ठीक है। अब ये एक तरह से रक्षित वन या आरक्षित वन या आवर्गित वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो रक्षित वन जो है ना बेसिकली, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में। ठीक है। और रक्षित वन ये है आरक्षित वन केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में। और जबकि रक्षित वन जो है जिन्हें हम रक्षा प्रदान करेंगे वो है बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा और राजस्थान के वनों में। ठीक है। और अवर्गीकृत वन में पूर्वोत्तर के सभी राज्य और गुजरात
पूर्वोत्तर के सभी राज्य और गुजरात में अवर्गीत वन आएंगे। रक्षित वनों में बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के, और आरक्षित वनों में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के हिस्से आएंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट, चलो समुदाय और वन संरक्षण, यानी कि हमने जो है ना वन को संरक्षण करने के लिए समुदाय भी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे आपका एक एग्जांपल है सीरीज का, जो आपका बाघ रिजर्व है, वो कहाँ पर, राजस्थान के। तो लोगों के, गांव के जो लोग हैं, उन्होंने जो है वन समुदाय और वन रक्षण, सीधी सी बात है, वन रक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए समुदायों ने भी अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आपका सिरिसा बाघ रिजर्व जो आपका राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर लोगों ने वन्य जीव संरक्षण के तहत क्या कर दिया, खनन कार्य बंद करवाया। ठीक है, उसी तरह से आपका राजस्थान के अलवर ज़िले में जो 5 गांव थे, उनके लोगों ने क्या किया, जो वहाँ की एक भूमि थी, हेक्टर भूमि थी, वन भूमि, यानी कि भैरव दाव ढाकवा की जो भूमि थी, उसकी सेंचुरी घोषित कर दिया गया। और यहाँ पर अपने ही नियम बनाए गए कि यहाँ पर कोई शिकार नहीं करेगा, यहाँ पे शिकार करना वर्जित है, और बाहरी जो लोग हैं वहाँ इस सेंचुरी में घुसपैठ नहीं कर सकते। वो इसलिए किया गया ताकि यहाँ के वो जो वन्य जीव हैं उनको बचा सके। उसी तरह से आप देखो, कुछ ऐसे हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। ठीक है, अब जैसे छोटा जो नागपुर है, जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, वहाँ पे मुंडा और संथाल जनजातियां हैं, जो किसकी पूजा करते हैं, महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उसी तरह से बिहार और उड़ीसा की जनजातियां हैं, जो जनजातियां हैं, उनकी शादियों में हम इमली और आम की पेड़ों की पूजा करते हैं। उसी तरह से हम जो है, आप देखोगे पूरा जो भारत समाज है, वो आपका पीपल और वट वृक्ष की पूजा करता है, उसका पवित्र मानता है। उसी तरह से आप बिश्नोई जो गांव है राजस्थान में, वहाँ पर जो काला हिरन है, चिंगारा है, नीलगाय है, मोरों के झुंड है, वो देखे जा सकते हैं। और वहाँ के समुदाय के ये जो जो जानवर है, वो उनके समुदाय के विभिन्न हिस्से हैं, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसी तरह से आपका चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन भी वन संरक्षण का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। वो 1973 में हुआ था, कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। तो कि स्थानीय लोगों ने, जो समुदाय के लोग थे, उन्होंने वहाँ के वृक्षों को काटने से बचाया था। सीधी सी बात है। और एक तरह से हमने इनका इनका रक्षण किया। और साथ में टिहरी जो आपका उत्तराखंड में है, वहाँ पर बीज बचाओ आंदोलन हुआ 1980 के दौरान। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ कि गाँव के लोगों ने घर घर जाकर बीज दिए और बोला कि तुम इन बीजों को बो। ठीक है, और दाव नाले में दिखाया। इस एक तरह से इन दोनों जो आंदोलन जो हुए थे, उसमें बताया गया कि हम जो है ना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करें, हम सिर्फ जो हमारे जो बीज हैं उनको बोए, तो हम एक तरह से अच्छा उत्पादन यहाँ पर कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ वन प्रबंधन के कार्यक्रम भी किए गए। ठीक है, रक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका निभाई उन्होंने। तो सबसे पहले जो उड़ीसा राज्य था, वहाँ पर संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1988 में हुई। कौन से राज्य में हुई, उड़ीसा राज्य में। और कहाँ, अगर ये पूछा जा सकता है आपसे, कि क्वेश्चन ये आएगा कि संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब और कौन से राज्य में पारित किया गया। तो कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में। कब पारित किया गया, 1988 में। ठीक है, तो इस तरह से जो समुदाय हैं, वो वन संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक कोटेशन यहाँ पर गौतम बुद्ध की ये ज़रूर याद रख लेना कि गौतम बुद्ध ने क्या कहा था। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि पीड़ित जो है, वो असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। इसके सतत पोषण विकास के लिए वो अपने अपने सतत पोषण विकास के लिए कोई मांग नहीं करता। वो दानशीलता तथा पूरे जीवन भर अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। सीधी सी बात है, जो वो सभी की रक्षा करता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, तब भी वो उनकी जो पेड़ है, जो लकड़ी है बचती है, उसका भी हम यूज़ करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये पूछा जा सकता है कि ये कोटेशन किसकी है। कोटेशन गौतम बुद्ध की। ठीक है, गौतम बुद्ध ने किसके बारे में, पेड़ के बारे में क्या कहा कि वह असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सेकंड चैप्टर है, जिसमें मैंने आपको बताया। सबसे पहली बात है, आप ये ज़रूर याद कर लीजिए कि वन संरक्षण जो चिपको आंदोलन कब हुआ था, बीज बचाओ आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, और संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब पारित किया गया था, कब, कहाँ पर पारित किया गया, उड़ीसा राज्य में 1988 में।
ठीक है। और उस तरह से वनों को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 वनों में, जैसे आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। और साथ में ये जो जातियाँ थीं, सामान्य जाति, संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी, सुभेद्य जातियाँ, दुर्लभ जाति, स्थानिक जाति और लुप्त जातियाँ। और इनके जो इन लुप्त जातियों में जो भी वनस्पति या प्राणी जात आते हैं, उन सबको याद करना, ठीक है। तो ये ज़रूर याद करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।